जो फ्लक्स डिफाइंड है, फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी ए है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू जो भी इसका मैग्नीट्यूड डी ए और डी एस से हम डिनोट कर देते हैं एन कैप, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए और डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये ध्यान रहे कि सरफेस के साथ दिया हुआ है कि एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग 60 डिग्री विद द सरफेस, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से ये हमें मिला है, डॉट प्रोडक्ट से मिला है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एस आई यूनिट होगी, एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का है न्यूटन पर कुलम इंटू एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर भी किसकी यूनिट हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन भी जो है इसका फाइंड कर सकते हो ऐसे, डायमेंशन ये जो फील्ड विल्ड के पुट करने के बाद डायमेंशन से अगर फाइंड करना होगा तो न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। और कुलम, कुलम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं कुलम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो कुलम का डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, Q डिवाइडेड बाई T होता है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो कुलम है वो हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब T-3 और A-1, ये हो जाएगा डायमेंशन। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है 1 मार्क में आ सकता है। तो अब ये तो हो गया इसका। अब ये स्केलर है, तो स्केलर है तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, और फ्लक्स जीरो हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा के ऊपर, क्योंकि ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तब जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक होगी, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव तो तब होगा जब ये वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो या इक्वल हो। जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फील्ड कैसा होगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मान लिया कि एरिया है तो थीटा 90 डिग्री का मतलब फील्ड कैसा होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, उसमें फ्लक्स जीरो। यहाँ पे क्या है कि सरफेस ये एरिया वेक्टर है ग्रेटर देन 90, तो 90 हुआ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसा समझ लो कि अगर क्लोज्ड एरिया है तो क्लोज एरिया के नॉर्मल तो यही होगा। अगर फील्ड एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा होगा कहीं पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जहां से एंटर करी होगी उधर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और थीटा पॉजिटिव है मान लो, तो थीटा पॉजिटिव इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा नॉर्मल है 90 डिग्री, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। और अगर क्लोज्ड एरिया है तो लाइन अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रही होगी, अंदर से बाहर की तरफ जा रही होगी, ये मान लो एरिया वेक्टर है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो फ्लक्स पॉजिटिव, बाहर से अंदर की तरफ से आएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड जा रही है, एंटर कर रही है, तो फ्लक्स नेगेटिव, आउटवर्ड जा रही है तो ये फ्लक्स पॉजिटिव। तो इस टाइप की सिचुएशन होगी। तो इसमें क्या विजुलाइज करने के लिए है कि एक तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वालिटेटिव केवल यहीं से डेफिनेशन, मतलब क्या आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये तो मैथमेटिकल जो हमने डिफाइन कर दिया, ऐसे जो लिख दिया डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, बस इसी से फॉर्मूले को वर्ड में एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा तरीका है विजुलाइज करने वाला। विजुलाइज करने वाला क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये विजुलाइज करने के लिए है, मतलब जैसे इस सिचुएशन में देखो क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं,
इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, ऐसे टच करते हुए ऊपर ऊपर से चली जा रही है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसे ऐसे सोच सकते हो कि मान लो कोई वाटर का फ्लो है, मान लो ये रिवर फ्लो हो रहा है, ऐसे ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है, और उसमें हम कोई एक स्क्वायर फ्रेम कंसीडर करते हैं, स्क्वायर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है। तो अगर मान लो इस फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल ये रखते हो अगर ऐसे इस फ्रेम को, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वाटर इसके थ्रू पास कर रहा होगा, मैक्सिमम वाटर पास कर रहा होगा। और अगर मान लो हम इसी को रोटेट करने लगे, ऐसे इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ये फ्लक्स का इसका फ्रेम का रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से नंबर ऑफ लाइंस कम जा रही हैं या फिर फ्लो कम हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा करते करते मान लो फ्रेम को किसी ने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये है फ्रेम, ऐसा हो गया फ्रेम। तो ये सरफेस, ये लाइंस क्या है, ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं, वाटर के फ्लो की लाइंस हैं, ये इसके टेंजेंशियल जा रही हैं, तो इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज का होना मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस का कम होना, ज्यादा होना। ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जा रही होंगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम नंबर ऑफ लाइंस जा रही होंगी तो कम फ्लक्स होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे फोटो बना हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो अब रेडियली आउटवर्ड होगी, मान लो हमने एक एरिया ऐसे प्लेस किया यहाँ पे ऐसे, और उसी एरिया को यहाँ प्लेस कर दिया। तो एरिया प्लेस करने से क्या हो रहा है, हम ऐसे देख के बोलेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस इज डिक्रीजिंग, सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स है, यहाँ पे कम फ्लक्स है, क्यों, क्योंकि इस एरिया के थ्रू कम लाइंस जा रही हैं। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए फ्लक्स कम हो रहा है। तो दो तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक विजुलाइज करने के लिए, दोनों लिख सकते हो। तो तो ये देखो, ये वही चीज जो बोला था एंगल के लिए कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये चीज, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वहां से देख सकते हो। किसी को इसमें इतने में कोई डाउट, बेसिक बेसिक डेफिनेशन पार्ट है और कुछ है नहीं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन में इसमें क्या होता है कि देख के कंपैरेटिव ही आंसर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कहीं पे जहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है वहां पे हम देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से लाइंस का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और तो पहला जो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो जो है हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ सकता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, और इसके लिए तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, एक मिनट, एक तो ये सब ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब मान लो किसी सरफेस के थ्रू हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, बड़ा सरफेस है, तो हमने तो डी फाई डिफाइन किया था, हमने डी फाई डिफाइन किया था। तो फाई अगर फाइंड करना है तो दिस फाई इज इक्वल टू स्केलर का जो डी फाई है उसी को ऐड कर देंगे। अब डी फाई को ऐड करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो अब इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा दो केस के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, हर पॉइंट पे सेम हो। तो अगर ये पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो कौन सा सोच के बताओगे, ये जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये तो इसमें से क्या बताओगे। सर नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्फेरिकल एरिया में वो यूनिफॉर्म होगा सर, मतलब रेडियली देखे तो। अच्छा, स्फेरिकल एरिया में यूनिफॉर्म होगा, अच्छा। नहीं सर, एक्चुअली हम अगर उसका फील्ड लाइन भी बनाएं तो फिर भी वो मतलब हर जगह उनके बीच के सेपरेशन बढ़ता जाएगा। हाँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी किसी वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो दोनों से ही वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो हमेशा जो है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2k लैम्डा, जहां पे भी आर आया वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जो बोल रहा है कि स्फेरिकल एरिया में यूनिफॉर्म होगा, तो स्फेरिकल एरिया में भी यूनिफॉर्म कहाँ है, इधर ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म है। तो तुमको एक चीज समझाने के लिए ये बता दूं कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पूछा जाता है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो कि यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, इजीली हम नहीं जनरेट कर सकते। उसके लिए जैसे यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करने के लिए हमारे पास यही है, कैपेसिटर के थ्रू हम यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करते हैं। उसके अलावा जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इजीली जनरेट हो जाता है तुरंत। कोई भी चार्ज रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमें मिल जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर हमें गिवन है कि यूनिफॉर्म है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो फील्ड का एग्जाम्पल है ये यूनिफॉर्म है? हाँ यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अच्छा ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, हाँ ये भी यूनिफॉर्म है। ये वेक्टर किधर है, ये देखेंगे प्लेन में है, तो अगर ये सोचोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो √2 ई नॉट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये जो है 45 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, 45 डिग्री पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है। तो ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म किस टाइप का होगा, कुछ हो जाएगा जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म है, आर होगा या एक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सम ई नॉट बाई इनटू सम अल्फा बाई एक्स हो जाएगा आई कैप। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर फील्ड डिपेंड कर रहा है, तो ये फील्ड हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्शन तो सेम है और प्लस की तरफ है, बट ये मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, सारे डीएस पे सेम ही फील्ड है, एक ही फील्ड है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, हमारा फ्लक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और डीएस क्या हो जाएगा, सारे एरिया को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा ई डॉट एस, डायरेक्ट ई एरिया वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बचा नहीं जा सकता है, इंटीग्रेट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, तो अगर सिर्फ फ्लक्स का कैलकुलेशन आता है तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना डायरेक्ट बेकार फालतू क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। जैसे कि मान लो ऐसे छोटा सा दे दिया कि ये मान लो एरिया हो गया 2 मीटर स्क्वायर का है और दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, सो फाइंड द फ्लक्स। तो कुछ नहीं करना है, ये इन परपेंडिकुलर के साथ एंगल देखेंगे वो हो जाएगा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, 10 वोल्ट पर मीटर, तो इसमें फ्लक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे, तो डायरेक्ट लिख लेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, मतलब ई एस इंटू कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच में कॉस 60 डिग्री 1/2, तो फाई इज इक्वल टू 10 वोल्ट मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बेकार, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो हमें ये नॉन यूनिफॉर्म वाला कैलकुलेट करना होगा। तो थोड़ा सा दोनों केसेस हम देखेंगे, दोनों फील्ड लेंगे। ये जो है एक क्यूबिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है तो ऑब्वियसली ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस क्यूबिकल सरफेस पे टोटल जो है इसके देख रहे होगे तो 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस कौन कौन से, ये जो 6 फेसेस, एक तो हो गया टॉप बॉटम, टॉप बॉटम हुआ 1 2 1 2, ये हो गया टॉप और ये हुआ बॉटम, और उसके बाद जो है 3 4 फ्रंट और बैक है। ये जो 3 4 हैं ये फ्रंट बैक, फ्रंट, और 4 जो है वो है बैक, फ्रंट बैक, और ये जो 5 6 साइड वाले, दोनों साइड, साइड वाले जो वर्टिकल फेस हैं ये है फ्रंट बैक, तो ये जो है साइड,
साइड, राइट साइड बोल सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ये 1 2 3 4 6 टोटल 6 सरफेस है। अब किसी भी सरफेस का मान लो कि ये 6 वाले का हमें बताना है कि 6 का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे एरिया ऑफ 6, एरिया वेक्टर ऑफ 6, मैग्नीट्यूड। अब इस क्यूब का डायमेंशन अगर ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। तो अब ये क्लोज सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर हम सारे सरफेस के लिए लिख सकते हैं। 5 का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, कुछ ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो लिख सकते हैं। अब हमें 3 फील्ड लेते हैं, 3 फील्ड लेते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, ठीक है। दूसरा फील्ड लेते हैं ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, और तीसरा फील्ड लेते हैं ई नॉट इंटू एक्स आई कैप, ठीक है। ऐसा ले लिया। और इसके अलावा 2 अलग टाइप के फील्ड हैं जो इसमें एग्जाम्पल में है, यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करोगे। 3 फील्ड में से 2 यूनिफॉर्म है और एक नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम देखेंगे टिपिकल इस पे कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है। और दो फील्ड इसमें दिया हुआ है, वो फील्ड तुम प्रैक्टिस करोगे। ऐसा जो है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है। जैसे मान लो ऐसे बेकार ऐसे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस अल्फा। अब तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद होगा एक बार, कि अगर 2 इक्वेशन हम इक्वेट करते हैं तो हर टर्म का जो है डायमेंशन सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो क्या होगा, ये और ये हम ऐसे इक्वेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे अल्फा एक्स की यूनिट, अल्फा का डायमेंशन में पता नहीं, मीटर का जो है मीटर, तो अल्फा की जो डायमेंशन हो जाएगी वोल्ट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो ऐसे कांस्टेंट वांस्टेंट की डायमेंशन पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो वो जो है कर लोगे। अब ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, उसको भी अटेम्प्ट करोगे। एक एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया। अब हमें क्या करना है, हर केस में फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड टोटल फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो हम लिख लेते हैं फ्लक्स ईच फेस का और फाई टोटल, और हर फेस का जो है टेबल बना देते हैं कैसे, ऐसे टेबल बना देते हैं। टोटल 6 फेसेस के लिए हमें लिखना है। अब तो सोच के जो है जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि ये टोटल 1 2 3 4 करके लिखते हैं, ये 3 व 4 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये फेज 3, ये फेज 4, फेज 5, फेज 6 फेज है। टोटल फ्लक्स बताना है, तो पहले तो ईच फेज का फाइंड कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो फेज 1 का 1 तो है टॉप, तो टॉप वाले के लिए हम 8 फील्ड है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मतलब इंटीग्रेशन की कोई टेंशन नहीं, तो क्या लिख लेंगे ई डॉट एस, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जे कैप। तो जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऑफ टॉप, वो हो जाएगा ए स्क्वायर जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या ये समझ में आ रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यस सर। तो यस 1 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब विजुअलाइज करोगे कि अगर ये ऐसा क्यूब है, ऐसा अगर ये क्यूब है तो फील्ड एक ही है, आई कैप में है, तो सोच सकते हो कि भाई फील्ड तो ऐसे ही ऐसे है इस पे टोटल। तो आई कैप के अलोंग जो एरिया वेक्टर होगा उससे तो हमें मिलेगा। तो देखो टॉप वाले को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, छूते हुए जा रही है ऐसे, तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी सरफेस को टच करता हुआ जाएगा तो उसका फ्लक्स तो 0 ही रहेगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये जो है 4 फेसेस को टच कर रहा है, 4 फेसेस को टच कर रहा है, टॉप को टच कर रहा होगा तो बॉटम को भी टच करते हुए जा रहा होगा, और फ्रंट बैक को भी टच करता हुआ जा रहा होगा। यस सर, टॉप और बॉटम को टच करते। तो कौन कौन सा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये चारों 0 हो जाएगा। ये इस सरफेस को भी ये टच करता हुआ जा रहा है। ये जो बॉटम वाला है, बॉटम का भी एरिया वेक्टर जे कैप के लॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अच्छा ये माइनस जे कैप के लॉन्ग है, ये प्लस जे कैप के लॉन्ग है। इस फेस में क्या है, यहाँ पे प्लस के कैप के लॉन्ग है, और उधर क्या है,
माइनस के कैप के लॉन्ग है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये 4 फेसेस का तो 0 हो गया। 5 और 6 का क्या ये समझ में आ रहा है कि 5 का एरिया वेक्टर आई कैप के लॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आई कैप के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 Yes, डिग्री sir. है, तो फ्लक्स जो है फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, तो ये फ्लक्स हो जाएगा 5 Yes. का ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। और 6 फेज का क्या होगा, 6 फेज का माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। टोटल ऐड कर देंगे तो ये नेट टोटल क्या हो जाएगा, नेट टोटल 5 टोटल सबको ऐड करेंगे तो 5 टोटल इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि टोटल फ्लक्स इसका हो जाएगा 0। तो पहले तो हमने ऐसे इंडिविजुअली फाइंड करना है। अब इससे हम एक कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि नेट फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अभी इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस placed in uniform electric field is 0। हमेशा ये रूल है एक कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस हम प्लेस करेंगे तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। कहीं से पॉजिटिव मिलेगा, कहीं से नेगेटिव मिलेगा, ऐड होके 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम इसमें एक स्फीयर प्लेस करते हैं ऐसे, तो स्फीयर प्लेस करते तो कहां से पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट से या राइट से, जहां से लाइन अंदर से बाहर जा रही है, या ऐसे देख लोगे एरिया वेक्टर, तो यहां से तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड से फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा। जहां पे लाइन सरफेस के अंदर घुस रही है, अंदर जा रही है ऐसे इनवर्ड, तो यहां से हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो कुछ पॉइंट से नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है, कुछ से पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है, और नेट फ्लक्स होके क्या हो जा रहा है, 0 है। अब 0 है तो इसका यूज क्या है, इसका यूज जो है इस टाइप का है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई फिशिंग नेट है, फिशिंग नेट है ये, और ये जो है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेस्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस फिशिंग नेट का जो रेडियस है, जो ये ओपनिंग है, ये सर्कुलर है आर रेडियस का। ये जो फिशिंग नेट है, इस फिशिंग नेट के थ्रू हमें फ्लक्स फाइंड करना है। यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द फिशिंग नेट। अब इसका फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना होता है। अब ई डॉट डी एस करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं पे एरिया वेक्टर इधर है, कहीं पे एरिया वेक्टर इधर है, किसी केस में एरिया वेक्टर ऐसे है, कहीं एरिया वेक्टर ऐसे है। हर जगह एरिया वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, वो अलग टेंशन, एंगल पता भी नहीं है, नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें हम इसी पॉइंट का यूज कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि ये तो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, बट ये फिशिंग नेट ओपन है, तो हम क्या कर लेंगे कि इसको कर देंगे क्लोज, इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ से एक सर्कुलर कैप लगा देंगे, सर्कुलर कैप लगा दिया तो अब ये टोटल क्लोज्ड एरिया हो गया। टोटल क्लोज्ड एरिया हुआ तो इस सर्कुलर कैप का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसका एरिया का मैग्नीट्यूड भी पता है 2 पाई आर, क्यों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो जो फ्लक्स टोटल होगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस होगा तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब फ्लैट का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि एरिया वेक्टर और यहाँ पे दोनों एंटी पैरेलल है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 180 के वजह से, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एंगल 180 डिग्री है। तो माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस कर्व्ड सरफेस का पता नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो फाई कर्व जो है, दिस फाई कर्व इज इक्वल टू ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इस पॉइंट को यूज करके हमने फाइंड कर लिया। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट? मैसेज क्या, नॉन यूनिफॉर्म। Yes, sir. तो ये जो इस पॉइंट का हम यूज करके, तो ये एक की पॉइंट है, इसको याद रख लेना है, इसका ये एप्लीकेशन है। अब दूसरे वाले में भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं यहाँ पे, हाँ बताओ सर कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो रहा है?
कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर तो अलग अलग है ना, ये तो अजीब सा है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है। तो कहीं पे परपेंडिकुलर इधर होगा, कहीं परपेंडिकुलर इधर होगा, कहीं परपेंडिकुलर ऐसे है, तो कहीं पे 90 डिग्री है, कहीं पे 100 डिग्री है, कहीं पे उससे कम हो रहा है। तो वेरिएबल है यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना ई डॉट डी एस को इंटीग्रेट करके मुश्किल है, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। अरे बात समझ में? यस सर। बट हम अगर इस पॉइंट को यूज करते हैं, ये ओपनिंग जो है सर्कुलर को क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने से ये एक फ्लैट एरिया बन रहा है, और इस फ्लैट एरिया का ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इस टोटल जो सर्कुलर फ्लैट एरिया है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। तो सर्कुलर का फाइंड किया और उसी का नेगेटिव इसके बराबर होगा, तभी नेट मिल के 0 हो रहे होंगे। ठीक है? यस सर। तो ये जो है फाइंड कर लिया। अब जो है क्विक कैलकुलेशन भाई, क्विक कैलकुलेशन ये है कि अब तो हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म में 0 ही होता है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मतलब ये पहले वाले केस को मैं ये कर देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट आई कैप है तो हमने लिखा है, दूसरे वाले में क्या कर लेते हैं, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, तो ईच फेस का हमें लिखना है। तो अब ईच फेस का इसका देखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, आई कैप भी जे कैप भी है। तो जैसे मान लो एरिया 1 पे देखोगे, तो एरिया 1 पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये आई वाला तो 0 होगा, जे वाले की वजह से हमें फ्लक्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी 1 के थ्रू हमें फ्लक्स मिलेगा, सोचोगे डाउट होगा तो पूछोगे, वो हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। 2 जो कि बॉटम वाला है वो हो जाएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ये के कैप वाला कंपोनेंट तो 0 ही रहेगा, और आई कैप वाले इस सरफेस पे क्या है, जे कैप का कोई रोल नहीं होगा, आई कैप का एज यूजुअल पुराने जैसा वैसा ही रहेगा। तो ये ई नॉट ए स्क्वायर और ये जो है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, फाई टोटल जो है 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। अब वेरिएबल वाला देखोगे भाई, वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल ई नॉट एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये दो एग्जांपल है वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, इसको अटेम्प्ट करना है आज ही। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक। अब ये हमारा क्यूब है, ध्यान से सोचना इसमें डाउट होगा। तो डायरेक्शन देखोगे, सबसे पहले वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस होगा कि हमेशा हम डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन से ही कुछ फ्लक्स 0 हो जाएगा, डायरेक्शन से कुछ फ्लक्स 0 हो जाएगा। टॉप बॉटम 1 2, फ्रंट बैक 3 4, फ्रंट और बैक 3 4, और ये साइड वाले दोनों 5 और 6 5 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आई कैप के लॉन्ग है, तो जो एरिया वेक्टर आई कैप के परपेंडिकुलर होंगे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, फ्लक्स तो 0 ही देंगे। तो फ्लक्स 0 देंगे तो यहाँ पे भी 4 फेसेस, कौन से 4 फेसेस, 1 फेस 2 जो है, और ये जो के कैप वाला है ये 3, और उधर वाला जो है 4, ये चारों जो है फ्लक्स 0 देंगे। क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले डायरेक्शन के बाद कैलकुलेशन, क्योंकि कई सारे केसेस जो हैं डायरेक्शन देखने से ही 0 आ जाएंगे। अब उसके बाद कैलकुलेट करने, अच्छा ठीक है यहाँ तो नहीं हो रहा है, अब हम क्या देखेंगे, चलो ये 4 तो खत्म हो गया, अब बाकी 2 बचे, तो रिमेनिंग 2 के लिए क्या करना है, हमें 4 और 5 कंसिडर करना है, अच्छा 5 6। तो अब यहाँ देखो ये किसके, अब देखेंगे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये x के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जैसे जैसे हम x को चेंज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अब ये फेस क्या है, ये फेस जो लोकेटेड है उस फेस के हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है,
क्योंकि ये पूरा फेस लोकेटेड है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो जब x यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो फ्लक्स थ्रू फेस 6 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और ये फिफ्थ फेस के हर पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, क्या सोचने से समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू a है हर पॉइंट पे, कहीं पे भी जाएंगे तो मतलब हर पॉइंट पे x इज इक्वल टू a है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E नॉट इंटू a, और डायरेक्शन है ये i कैप। तो फ्लक्स थ्रू फिफ्थ फेस इज इक्वल टू एंगल 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू a इंटू एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E नॉट a क्यूब। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ऐसे सोच तो रहे थे कि इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेशन नहीं sir. हुआ, इंटीग्रेशन हुआ नहीं। इंटीग्रेशन कहीं पे होगा, वो देखेंगे कहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसको ऑनेस्टली ट्राई करना है। इसको ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि क्या चेंज हो रहा है। ये जो है ये तो एग्जैक्टली पहले जैसा है, ये एग्जैक्टली पहले जैसा है। इसको जो है थोड़ा सा सोचोगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो इसको थोड़ा सा पहले डायरेक्शन सोचोगे, डायरेक्शन के बाद फिर सोचोगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर है, नॉन यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एक तो ये है, देखो इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, यहाँ से इंटीग्रेशन जो है इन्वॉल्व है। तो गॉस लॉ, तो गॉस लॉ बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तब इसके बाद फ्लक्स का एप्लीकेशन है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, गॉस लॉ इज द एप्लीकेबल फॉर एनी सिचुएशन। एनी सिचुएशन मतलब क्या है कि अच्छा, गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हम डिस्कस करते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या रहेगा, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, चलो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपना सेशन जो है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन और फिर गॉस लॉ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलेशन इसका और इसका एप्लीकेशन दोनों ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर वो क्यूब जो था सर, हाँ सर वो क्यूब जो था उसका एक साइड मतलब फर्स्ट वाला फेस था वो जीरो पे था इसीलिए वो 0 ले लिया, और जो ए पे था हाँ हाँ वो हाँ, मतलब उसमें x इक्वल टू वो a ले सरफेस लिया। पूरा, सर वो सरफेस पूरा ए था बोल के मैं ए लिए। हाँ ए लिया, क्योंकि वो अच्छा, x पे अगर डिपेंड